दोस्तों नमस्कार। मैं सत्यनारायण सिंह अपने YouTube चैनल एसएनसी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथियों, एनसीईआरटी कक्षा 10 कृतिका से आज पाठ जाज पंचम की नाक से प्रश्नोत्तर कार्य, जिसे कमलेश्वर ने लिखा है। इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सरकारी तंत्र में जाज पंचम की नाक लगाने को लेकर जो चिंता या बदहवासी दिखाई देती है, वह उनकी किस मानसिकता को दर्शाती है? तो सरकारी तंत्र में जाज पंचम की नाक लगाने को लेकर के एक चिंता है, एक बदहवासी है। ये भारतीयों की, आला अफसरों की एक गुलाम मानसिकता का बोध कराती है। इससे पता चलता है कि हम आज़ाद होकर भी अंग्रेजों के गुलाम हैं और हमें अपने उस अतिथि की नाक बहुत मूल्यवान प्रतीत होती है, जिसने भारत को गुलाम बनाया और अपमानित किया। हम उसके काले कारनामों को सबके सामने नहीं उजागर करते, उसको लेकर के अपनी नाराजगी प्रकट नहीं करते, बल्कि उसे हम सम्मान देना चाहते हैं। और ऐसा करके हम अपनी गुलामी पर मुहर लगाना चाहते हैं। हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो हमारी अतिथि देवो भव की परंपरा है, उस पर भी हमने प्रश्न चिन्ह लगाया है। लेखक कहना चाहता है कि अतिथि का सम्मान करना तो ठीक है, किंतु वह अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान की कीमत पर कभी नहीं होना चाहिए। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। रानी एलिजाबेथ के दर्जी को परेशानी का क्या कारण था? उसकी परेशानी को आप किस तरह से तर्कसंगत ठहराएंगे? दर्जी रानी एलिजाबेथ के दौरे से परिचित था। उसे पता था कि रानी भारत, पाकिस्तान और नेपाल का दौरा करेंगी और वह वहाँ के मौसम के अनुकूल, वहाँ के वातावरण के अनुकूल अपना ड्रेस, अपना वेश, अपनी वेशभूषा धारण करेंगी। दर्जी को इस बात की परेशानी थी कि रानी कब, कहाँ पे, कौन सा ड्रेस पहनेंगी। इस बात की उसे पहले से कोई जानकारी नहीं थी, इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान था। उसको उसकी जो चिंता है वो वास्तव में वाजिब है। क्यों वाजिब है कि एक तो रानी महारानी है और उसके दर्जी का कर्तव्य बनता है कि वो इस तरह के कपड़ों का जो है निर्माण करे जो वहाँ के मौसम के, वहाँ के वातावरण के अनुकूल हो। और फिर प्रशंसा की कामना हर व्यक्ति की होती है। उसका सोचना है कि जितना अच्छा वेश होगा, जितना अच्छा रानी का वस्त्र होगा, चूंकि रानी एक फोकस में रहेंगी और वहाँ पे सबकी निगाहें रानी पर रहेंगी, तो स्वाभाविक है रानी की ड्रेस पर भी सबकी निगाहें जाएंगी। तो अगर ड्रेस अच्छी होगी तो उसकी भी तारीफ होगी। अगर कहीं ड्रेस में कोई कमी रह गई या उससे रानी के सौंदर्य में थोड़ी सी भी गिरावट महसूस हुई तो ये दर्जी के लिए अच्छा नहीं होगा, तो उसकी चिंता स्वाभाविक है। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर कि और देखते ही देखते नई दिल्ली का काया पलट होने लगा। नई दिल्ली के काया पलट के लिए क्या क्या प्रयत्न किए गए होंगे? तो नई दिल्ली का काया पलट होने लगा मतलब कि नई दिल्ली ने अपना स्वरूप बदल लिया। सबसे पहले जो आसपास गंदगी के ढेर रहे होंगे, कूड़ा करकट रहे होंगे, उनको हटाया गया होगा। सड़कों, सरकारी इमारतों और पर्यटन स्थलों को रंगा पोता और सजाया संवारा गया होगा। उन पर प्रकाश की व्यवस्था की गई होगी और जो फव्वारे आसपास होंगे, बंद पड़े होंगे, उनको फिर से सही किया गया होगा। जहां भीड़ भाड़ वाली जगह होगी वहां पे ट्रैफिक पुलिस का विशेष प्रबंध किया गया होगा। सड़कों को चमका दिया गया होगा। यानी वो सारी चीजें जो रानी जिस मार्ग से गुजरेंगी वहां पे सारी चीजें एकदम व्यवस्थित और सुंदर और स्वच्छ होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखा गया होगा। आइए हम देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा चौथा प्रश्न है, आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे और खान पान संबंधी आदतों आदि के वर्णन का दौर चल पड़ा है। तो इस प्रकार की पत्रकारिता के बारे में आपके क्या विचार हैं? दूसरा कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है? आज की पत्रकारिता में चर्चित हस्तियों के पहनावे, खान पान संबंधी आदतों
का वर्णन का दौर चल पड़ा है। मतलब व्यर्थ की बातें हैं ये, और इनको जो है बराबर अखबारों में और पत्रिकाओं में जगह दी जाती है, और इसको देख करके जनसामान्य की जो आदतें हैं उसमें भी परिवर्तन आया है। और इस प्रकार की पत्रकारिता मेरी समझ से सही नहीं है। इस तरह की बातों को इकट्ठा करना, बार बार उसको दोहरा करके, बार बार प्रस्तुत करके उसको महत्वपूर्ण बना देना, ये पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता ऐसे व्यक्तियों के चरित्र को भी लोगों के सामने ले आता है जो अनुकरणीय नहीं है, जो अपने जो उनके मानक है उन पे खरे नहीं उतरते हैं, और ऐसा कार्य करते हैं जो कि सही नहीं होता है। लेकिन इस तरह के कार्यों के कारण वो चर्चा में बने रहते हैं, और लोगों की उन पे निगाह जाती है, तो उनके खान पान और पहनावे पे भी लोगों की निगाह जाती है, लोग उसका अनुकरण करते हैं। दूसरा प्रश्न ये था कि इस तरह की पत्रकारिता आम जनता, विशेषकर युवा पीढ़ी पर क्या प्रभाव डालती है। तो इस तरह की जब चर्चा होती है या इस तरह की जो पत्रकारिता होती है, तो युवा पीढ़ी पर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। वो उन चर्चित हस्तियों की नकल करने का प्रयास करते हैं, और इससे जो उनकी अपनी परंपरा है, अपनी संस्कृति है, उसमें परिवर्तन आता है, जो कि समाज के लिए, उनके अपने लिए अच्छा नहीं होता है। और कह सकते हैं कि युवा पीढ़ी जो है इन सबसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, और वे अपने सामाजिक व्यवहार और जो उनका अपने जीवन का एक लक्ष्य होता है उसको भूल करके व्यर्थ के कामों में अपने आप को सजाने में बहुत समय खर्च करते हैं, धन खर्च करते हैं, जो उनकी प्रगति के लिए सही नहीं होता है। आइए आगे हम देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, जाज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। तो जाज पंचम की नाक की लाट लगाने के लिए सबसे पहले फाइलें खुजवाई गई, जो है किस तरह का पत्थर लगा है इसकी जानकारी प्राप्त की जाए। तो फाइलों से जब कुछ नहीं निकला, फाइलों में कुछ नहीं मिला, तो मूर्तिकार ने उस पत्थर को खोजने का प्रयत्न किया। उसने क्या किया कि भारत के सभी पहाड़ों पे गया, पत्थरों की खानों का दौरा किया, लेकिन फिर भी पत्थर नहीं मिला। तो वो जितने भी महापुरुष थे जो है देश के, उनकी मूर्तियों का उसने निरीक्षण किया, लेकिन फिर भी जो है किसी से भी उस पत्थर का मिलान नहीं हो पाया। और सन 42 में सेक्रेटेरिएट बिहार में जो है जो बच्चों की मूर्तियां थी उनका भी उसने दौरा किया, लेकिन बच्चों की जो मूर्तियां की नाक थी वो भी जो है जाज पंचम की नाक से बड़ी थी। तो इस प्रकार से अंत में हार कर जो है मूर्तिकार ने एक जीवित व्यक्ति की नाक काटकर जाज पंचम की मूर्ति पर लगा दिया है। आइए देखते हैं हमारा छठा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में जगह जगह कुछ ऐसे कथन आए हैं जो मौजूदा व्यवस्था पर करारी चोट करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं, सब हुक्कामों ने एक दूसरे की तरफ ताका, पाठ में आए ऐसे अन्य कथनों को छांट कर लिखिए। तो अगर इस तरह से देखें तो बहुत सारी व्यंग्यपूर्ण घटनाएं या कह सकते हैं कि कथन वाक्य में आए हैं, जैसे कि शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, या कि दिल्ली में सब था सिर्फ जाज पंचम की लाट पर नाक नहीं थी, या कि कह सकते हैं कि गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई, या देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई, या कि पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ पता नहीं चला, या कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वाक्य जो है पाठ में आए हैं। हमारा सातवां प्रश्न है कि नाक मान सम्मान व प्रतिष्ठा का द्योतक है, यह बात पूरी व्यंग्य रचना में किस तरह उभर कर आई है। तो पाठ में नाक मान सम्मान और प्रतिष्ठा का परिचायक है, उसकी द्योतक है, उसका एक प्रतीक है। जाज पंचम भारत पर विदेशी शासन के प्रतीक है, और उनकी कटी हुई जो नाक है वो उनके अपमान का प्रतीक है। इसका अर्थ यह है कि जाज पंचम की नीतियों को भारत विरोधी मान करके उसे अस्वीकार कर दिया, लोगों ने जो है आम जनता ने उसे अस्वीकार कर दिया। रानी एलिजाबेथ के आगमन से सभी सरकारी अधिकारी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त करने की जगह पर उनकी आराधना में, उनकी प्रार्थना में जुट गए, उनकी सेवा में जुट गए। जाज पंचम का भारत की धरती से कोई अनुराग नहीं था, वो एक विदेशी था और वो सिर्फ शासन करने आया था। उसने भारत को बर्बाद किया जितना वो कर सकता था। उसकी मूर्ति का पत्थर तक विदेशी था,
और फिर उनका मान सम्मान किसी भारतीय नेता, यहाँ तक कि जो बलिदानी बच्चे थे उससे भी अधिक नहीं था, उससे भी कमतर था। यही कारण है कि उनकी नाक जो है जहाज पंचम की नाक से बड़ी थी, जहाज पंचम की नाक उनकी नाक से नीची थी, छोटी थी। इसके बावजूद सरकारी अधिकारी उसकी नाक बचाने में लगे रहे, लाखों करोड़ों रुपया बर्बाद किया और अंत में या हद ये हो गई कि एक जीवित व्यक्ति की नाक काट करके जहाज पंचम की लाट पे बिठा दी गई और यह पूरी तरह भारतीय जनता के आत्मसम्मान पर चोट थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि अखबारों ने जिंदा नाक लगने की खबर को किस तरह से प्रस्तुत किया। अखबारों ने जहाज पंचम की नाक की जगह जिंदा नाक लगने की खबर को बड़ी कुशलता से छिपा लिया। उन्होंने बस इतना ही छापा कि नाक का मसला हल हो गया है और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जहाज पंचम की लाट के नाक लग रही है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा 9वां प्रश्न है ये कि जहाज पंचम की लाट पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक किस ओर संकेत करना चाहता है। तो जहाज पंचम की नाक पर किसी भी भारतीय नेता, यहाँ तक कि भारतीय बच्चे की नाक फिट न होने की बात से लेखक ये संकेत करता है कि जहाज पंचम की नाक के लिए सरकारी तंत्र या अफसर कितने चिंतित हैं। उनकी नाक अपने देश के शहीद हुए बच्चों की नाक से भी छोटी है, यानी हमारे देश के जो शहीद हुए बच्चे हैं उनकी प्रतिष्ठा, उनका मान सम्मान जहाज पंचम से कहीं ज्यादा है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि हमारे जो क्रांतिकारी थे, जो हमारे नेता थे, वो तो जहाज पंचम से उनकी प्रतिष्ठा बहुत ऊपर थी, बहुत अच्छी थी। चाहे वो गोखले साहब हो, तिलक साहब हो, शिवाजी हो, गांधी जी हो, पटेल हो, बोस हो, इन सब की तुलना में जहाज पंचम की प्रतिष्ठा नगण्य थी। हमारा अगला प्रश्न देखेंगे हम, नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी। इस कथन के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। नई दिल्ली में सब था सिर्फ नाक नहीं थी, यह कहकर लेखक स्पष्ट करना चाहता है कि भारत स्वतंत्र होने पे संपन्न हो चुका था, आत्मनिर्भर हो चुका था, कहीं भी विपन्नता नहीं थी, गरीबी नहीं थी, अभाव था तो केवल आत्मसम्मान का, स्वाभिमान का। संपन्न होने पर भी देश में जो गुलामी की मानसिकता थी उससे देश मुक्त नहीं हो पाया था। अंग्रेजों का नाम आते ही हीनता का भाव उत्पन्न होता था, ये हमारे शासक रहे थे और गुलामी का कलंक हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा था। इसीलिए लेखक कहता है कि दिल्ली में सिर्फ नाक नहीं थी, बाकी सब कुछ था। हमारा अगला प्रश्न है कि जहाज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप क्यों थे। तो उस दिन सभी अखबार इसलिए चुप थे क्योंकि भारत में कहीं कोई अभिनंदन कार्यक्रम नहीं हुआ था, न सम्मान पत्र भेंट करने का आयोजन हुआ था, न ही किसी नेता ने कोई उद्घाटन किया, न कोई फीता काटा गया, न कोई सार्वजनिक सभा हुई। इसलिए अखबारों को चुप रहना पड़ा। यहाँ तक कि हवाई अड्डे या स्टेशन पर कोई भी स्वागत समारोह नहीं हुआ, इसलिए किसी नेता का ताजा चित्र भी नहीं छप सका। यही कारण है कि जहाज पंचम की नाक लगने वाली खबर के दिन अखबार चुप थे। तो दोस्तों, ये मेरी कोशिश थी आपको इस पाठ के प्रश्नोत्तर से परिचित कराने की। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।